अब हम लिखे फेफड़ों द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इस चीज को हमें यहां पे समझना है। देखिए, हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में वायु हमारी यहाँ पे आयतन बढ़ने के साथ में विभिन्न प्रकार के पथों से ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रेकिया होते हुए अंततः यह कहाँ आ जाती है, वायु कोष्ठिका में आ जाती है। वायु कोष्ठिका में जब यह वायु आती है तो इस बाहर के वायु के साथ में आपने देखा कि वायु में जो होती है ये 21% क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन होती है, जिसको हम O2 कहते हैं, सभी को पता है। नाइट्रोजन 78%। हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, 21% होती है, यह हमारी प्राण वायु भी होती है। तो यहाँ पे अंततः यह कहा जाती है, वायु कोष्ठिका में आ जाती है। अब वायु कोष्ठिका के चारों ओर जो होता है ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है। अब इस ब्लड कैपिलरी के जाल के कारण अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, यह एलुलाई है, यहाँ पे O2 आ गई वायु के साथ में। अब इसके चारों ओर जो ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा हुआ है इस प्रकार से, ठीक। अब यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारे शरीर में जब कोशिकीय श्वसन होता है तो कोशिकीय श्वसन के दौरान जो कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वह रुधिर के माध्यम से पहले कहा जाती है, हार्ट में जाती है, हृदय में जाती है, और हृदय से वह लंग्स में आती है। तो लंग्स का जो ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको दो अंतर दिखाई दे रहे हैं। एक तो लंग्स में जो वायु के साथ में ऑक्सीजन आई, तो लंग्स की जो एलुलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो दबाव है वह आंशिक दबाव ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव इस ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है। तो अब ये गैसें क्या होती है, अधिक दबाव से या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, यह विसरण का नियम है। तो उस सांद्रता के अंतर के कारण या उस आंशिक दबाव के पार्शियल प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसके कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, एलुलाई में चली जाएगी, और एलुलाई की जो ऑक्सीजन है वह कहाँ पहुंच जाएगी, इस वेसल्स में या ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाएगी। इस प्रकार लंग्स में वायु का जो आदान प्रदान होता है वह उसके पार्शियल प्रेशर के कारण होता है, कि पार्शियल प्रेशर एलुलाई में ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ तो वह कम पार्शियल प्रेशर की ओर चली गई, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस एलुलाई से कम है। तो यहां से यह एलुलाई से कहा चली गए, ब्लड कैपिलरी में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है इस ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है और एलुलाई में कम है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर के अंतर के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एलुलाई में चली गई। अब सेम, अब यहां से ये ऑक्सीजन जो है क्या करती है, जो ब्लड कैपिलरी के हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर क्या बना लेती है, O2 प्लस क्या बन जाता है, ये HbO2। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा लंग, फेफड़े को फिर से हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है, हृदय से फिर यह परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहाँ पे कहा आ गया, ये सेल में आ गया या कोशिका में वितरित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कोशिका में हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिकीय शोषण होता है। तो कोशिकीय शोषण के दौरान क्या बनती है, CO2 बनती है, हमें पता ही है। अब यह CO2 हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए,
जैसे ही ये यहां पे आया HbO2, ठीक, HbO2 पुनः टूट के Hb और O2 में यहां पे परिवर्तित हो जाता है। Hb क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे शरीर के आरबीसी, ये कहां पाया जाता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका में यह एक आयरन युक्त तो अणु होता है, जिसको कि हम हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं में यह उपस्थित होता है। इस हीमोग्लोबिन की विशेषता होती है कि यह ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, अर्थात ऑक्सीजन को साथ यह बंधन बनाता है, जिसके कारण यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। HbO2 का मतलब क्या है? यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लिख दे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यह निर्माण करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस कोशिका में आने से यह फिर से टूट जाता है, हीम प्लस हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब देखिए यहां पे जो ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन का और इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है, यहां पे भी आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का जो दबाव, आंशिक दबाव है, यह ज्यादा है, जबकि कोशिका में इसका आंशिक दबाव कम है। उसी प्रकार विपरीत क्या है? रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आंशिक दबाव कम है, जबकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कम है। तो दोनों के आंशिक दबाव या दोनों की सांद्रता के अंतर के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कहाँ दी जाती है? रुधिर में या रुधिर में पहुंच जाती है, जबकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सेल में पहुंच जाती है। फिर यह रुधिर से कहां पहुंचती है? रुधिर में आने के बाद यह फिर से परिसंचरण तंत्र के दौरान यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे लम्स में आती है। तो अब यहाँ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से आती है? कार्बोऑक्सिलिक हीमोग्लोबिन, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आती है। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यहां पे हीमोग्लोबिन के साथ में HbCO2 बना लेती है, ठीक। और HbCO2 बनाने के साथ में यहां से यह फिर से कहां पहुंच जाती है? परिसंचरण तंत्र के दौरान ये ब्लड कैपिलरी के माध्यम से यहाँ पे इस लम्स में आ जाती है। लम्स में आने का मतलब रिमेन क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे जो ब्लड, इसको डीऑक्सीजनेट ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेट ब्लड, या इसको वीनस ब्लड भी कहते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है? जो परिवहन तंत्र होता है, इसका दोहरा सिस्टम होता है। एक में शुद्ध मतलब एक में ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है और एक में डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब क्या होता है? जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से ऑक्सीकरण के दौरान जो रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको हम डीऑक्सीजनेट ब्लड कहते हैं। और लंग्स से जो ब्लड आता है और वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, उसको हम ऑक्सीजनेट ब्लड कहते हैं।